गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हम समझेंगे कि प्रबंधन क्या होता है और उसके कौन कौन से तत्व होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रबंधन एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों के एक समूह का संयुक्त प्रयास है। तो ये ज़रूरी होता है कि अगर आप कोई वांछित लक्ष्य है तो कोई समूह या संगठन होना चाहिए, तभी हम उसको प्राप्ति कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि संगठन प्रबंधन का एक अनिवार्य तत्व है। संगठन के बिना कोई प्रबंधन ही नहीं हो सकता। तो ये कहा जा सकता है कि संगठन एक बुनियादी औजार है जिसके जरिए प्रबंधन की प्रक्रिया को गतिशील रखा जा सकता है। अब संगठन को समझना जरूरी है। तो शब्द संगठन जो है ये ऑर्गेनिज्म शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है साझी गतिविधियों में लगे परस्पर निर्भर अंगों का एक संगठित निकाय। कुछ एक विद्वानों ने संगठन की कुछ परिभाषाएं भी दी है, उस पर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। तो मूनी ने कहा था कि एक साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा संगठन का रूप है। वहीं एक अन्य विद्वान साइमन का कहना था कि संगठन से हमारा आशय सहकारी प्रयास की एक सुनियोजित व्यवस्था से है, जिसमें हर प्रतिभागी की एक स्वीकृत भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं। वहीं गुलिक का कहना है कि संगठन सत्ता का वह निर्धारित औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा पूर्व उद्देश्य के लिए कार्य के उप विभागों को व्यवस्थित, परिभाषित और संयोजित किया जाता है। वहीं पर एक और विद्वान थे ग्लैडन, जिनका कहना है कि संगठन का सरोकार एक उपक्रम में व्यक्तियों के बीच संबंधों की शैली से होता है, जो इस प्रकार निर्मित होती है कि उपक्रमकर्ता के काम को पूरा किया जा सके। वहीं एल.डी. वाइट का कहना है कि एक संगठन कार्यों और जिम्मेदारियों के बंटवारों के जरिए किसी आम सहमति के उद्देश्यों की पूर्ति का रास्ता सुगम बनाने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था है। विद्वान लूथर गुलिक ने संगठन के कार्यों को बताने वाले जिस मत को प्रतिपादित किया उसे पोस्ड कॉर्ब के नाम से जाना जाता है। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो POSDCORB, जिसमें कि इन्होंने P फॉर प्लानिंग, P को इन्होंने कहा कि ये प्लानिंग है, इसका मतलब है योजना बनाना। O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना। S का मतलब है स्टाफिंग, मतलब कि कार्मिकों की व्यवस्था करना। D का अर्थ उन्होंने लगाया डायरेक्शन, मतलब निर्देश देना। CO का मतलब इन्होंने लगाया कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय करना। R का मतलब इन्होंने कहा रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्ट देना। तथा B का मतलब इन्होंने कहा बजटिंग। POSDCORB। तो आइए हम गुलिक के इस पोस्ट कॉर्ब को विस्तार से समझते हैं। गुलिक का कहना था कि सबसे पहले अगर हम बात करें योजना बनाने की, तो योजना का अर्थ उन सारी गतिविधियों की कल्पना करना है जो कि होनी है। इसके अंतर्गत किसी भी संगठन के उद्देश्य के अनुसार यह निर्धारित किया जाता है कि कौन कौन से काम किए जाने हैं और इन कामों में प्राथमिकता क्या होगी और उन्हें किस प्रकार अंजाम दिया जाना है। तो आप ये कह सकते हैं कि योजना बनाना एक प्रमुख कार्य है। बिना योजना के कोई संगठन ठीक से नहीं बनाया जा सकता। दूसरा काम इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बनाना। इन्होंने कहा कि संगठन के द्वारा ही गतिविधियों का संचालन करके उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस रूप में संगठन के अंतर्गत ही कार्य का विभाजन, अधिकारियों का विकेंद्रीकरण तथा पद सोपान जैसे विषय आते हैं। फिर इन्होंने अगला कहा कि स्टाफिंग या कार्मिकों की व्यवस्था। तो यह एक प्रकार से संगठन में कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती, चयन, पदोन्नति, अनुशासन तथा अवकाश जैसे सभी विषय आते हैं, जिसका संबंध संगठन में काम करने वाले कार्मिकों से होता है। चौथा इन्होंने कहा कि डायरेक्शन या निर्देशन देना। इसमें क्या होता है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन या उससे जुड़े जो कर्मचारी होते हैं उनको एक निश्चित दिशा में काम करना होता है। इसके लिए उन्हें उचित निर्देश की आवश्यकता पड़ती है।
इस प्रकार पूरे संगठन को एक नेतृत्व प्रदान करना तथा उनको वांछित उद्देश्यों में लगाना प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। पांचवा है कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित करना। आप इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी संगठन तभी सफल हो सकता है जब उसमें विभिन्न विभाग के कर्मचारियों के बीच आपस में समन्वय हो। अगर उनमें समन्वय नहीं होगा तो वो संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि संगठन में जो अलग अलग विभाग हैं उनके बीच में ऐसे निर्णय लिए जाएं या ऐसे कार्य किए जाएं जिनमें सभी में उचित तालमेल हो। तो आप ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों के बीच, कर्मचारियों के बीच, अधिकारियों के बीच आपस में समन्वय हो। बिना समन्वय के कोई भी संगठन अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है। लूथर गुलिक ने जो छठी बात कही, उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग या रिपोर्ट देना। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का यह दायित्व बनता है कि संगठन की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी रखें। इसके लिए लगातार वरिष्ठ और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। एक बड़ी स्थापित मान्यता है कि अधीनस्थ अधिकारी अपने से वरिष्ठ अधिकारी को निरंतर अपने कार्य की प्रगति के बारे में बताते रहते हैं। इससे न केवल वरिष्ठ अधिकारियों को निर्णय लेने में आसानी होती है, बल्कि इससे उन पर एक प्रकार का नियंत्रण भी बना रहता है। इसी दृष्टि से प्रबंधन के द्वारा जांच, अनुसंधान और निरीक्षण आदि भी कराया जाता है। ये सारी गतिविधियां रिपोर्टिंग के अंतर्गत आती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आपस में एक दूसरे को सूचना देना, बताते रहना, कार्य के बारे में, कोई कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में बताते रहना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा संगठन है जहाँ पर कि किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है और वो जो नीचे का कर्मचारी है, अधीनस्थ कर्मचारी है, वो अपने ऊपर वाले को नहीं बता रहा है, तो इससे क्या होगा कि निश्चित तौर पर काम में कमी आएगी, उत्पाद में कमी आएगी, सेवा में कमी आएगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग भी बहुत आवश्यक है। और सातवां उन्होंने कहा कि बजटिंग। इसका अर्थ सीधा सीधा आप लगा सकते हैं कि आने वाले समय के लिए आय और व्यय का लेखा जोखा तैयार करना, कि भाई कितना पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्थान को पैसे की ज़रूरत होती है और इस कोष का उचित उपयोग और नियंत्रण दोनों आवश्यक है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि बजटिंग एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य है। आइए अब बात करते हैं संगठन के सिद्धांत की। अब लूथर गुलिक एक मूलतः परंपरावादी विचारक थे। इन्होंने कहा कि कुछ सिद्धांत विकसित करे उन्होंने कि संगठन की कार्यकुशलता को कैसे बढ़ाया जाए, जिसे अभी इन्होंने आपने देखा पोस्ट कॉर के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त इन्होंने संगठन के 10 सिद्धांतों की भी पहचान की। हालांकि इसमें से कुछ पोस्ट कॉर का ही दोहराव है, लेकिन गुलिक द्वारा संगठन को दिए गए 10 सिद्धांतों को जानना भी ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं गुलिक के इस 10 सिद्धांत की जो संगठन के लिए उन्होंने ज़रूरी बताए। गुलिक ने पहला सिद्धांत बताया कि कार्य का विभाजन। गुलिक का कहना था कि संगठन के कार्यों को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देना चाहिए और अलग अलग इकाइयों में काम अलग अलग लोगों द्वारा किए जाने चाहिए। वे इस बात पर भी जोर देते थे कि संगठन के कार्य कर्मचारियों को उनकी योग्यता, कार्यकुशलता और रुचि के अनुसार सौंपे जाने चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का विशेषज्ञ बन जाएगा और इससे उत्पादन में वृद्धि होगी या सेवा में वृद्धि होगी। इसे एक उदाहरण के द्वारा भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में अलग अलग विभाग होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में शिक्षकों की आवश्यकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो शिक्षक हम लेंगे उसमें वास्तव में टेलीविज़न प्रोडक्शन का ज्ञान हो, टेलीविज़न रिपोर्टिंग का ज्ञान हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्ञान रखने वाले लोगों को लेना ज़रूरी होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले को आप प्रिंट मीडिया का ज्ञान या प्रिंट मीडिया वाले व्यक्ति को भर्ती करते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसी तरह से कहते हैं कि एक संगठन में विशेषज्ञ व्यक्तियों को लिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे विभागों में इसीलिए विश्वविद्यालय को बांटा जाता है और उसी के अनुसार उसमें अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, उसी के अनुसार लोगों को नौकरियां दी जाती हैं जिस तरह से उनको कार्य में
रुचि रहती है या उस कार्य के बारे में वो जानते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि विभागीय संगठनों के आधार। गुलिक के सिद्धांत को 4P के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इसमें कहा कि किसी भी संगठन के निर्माण में मुख्य 4 आधार होते हैं और ये आधार हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला आधार उन्होंने बताया कि उद्देश्य या पर्पस, दूसरा उन्होंने बताया प्रक्रिया या प्रोसेस, तीसरा इन्होंने बताया व्यक्ति या पर्सन्स, और चौथा इन्होंने बताया अतिरिक्त स्थान या प्लेस। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य के ऊपर। तो एक बड़ी सीधी सी बात है कि किसी विभाग का गठन उसके उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गठन किया जा रहा है तो ये ध्यान में रख के किया जा रहा है कि इसमें जो इन विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शिक्षा ग्रहण करेंगे और किसी चैनल में या किसी प्रोडक्शन हाउस में वो कार्य करेंगे। तो एक बड़ी सीधी सी बात है कि उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है संगठन में जिस प्रकार का हम चाहते हैं कि उसको प्लेसमेंट मिले। तो आप ये कह सकते हैं कि संगठन का उद्देश्य डिसाइड हो जाता है कि उसको काम शिक्षा देना है, या मान लीजिए किसी हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है तो ये तय है कि स्वास्थ्य सेवाएं देनी है या उन लोगों का इलाज करना है बीमारियों से। तो उद्देश्य हम पहले तय कर ही किसी संगठन की स्थापना करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि प्रक्रिया या प्रोसेस। प्रक्रिया के अनुसार विभाग के गठन करने का अर्थ है कि उन लोगों को एक ही विभाग में रखना जिन्होंने एक जैसा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए अगर विधि सेवा और चिकित्सा सेवा जैसे विभाग इनके अंतर्गत आएंगे, या अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग जैसे विभाग आएंगे। तो जिस तरह से विभाग का गठन किया गया है उसमें उसी तरह के प्रशिक्षण प्राप्त लोग आएंगे। अगर प्रिंट मीडिया है तो अखबार का ज्ञान रखने वाले लोग, अखबार के लिए कैसे लिखा जाता है, अखबार के लिए कैसे छपाई होती है, उनको अखबार बनाने वाले सॉफ्टवेयरों जैसे पेज मेकर है, क्वार्क एक्सप्रेस है, इनडिज़ाइन है, इसका ज्ञान है कि नहीं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक जैसा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति एक जैसे विभाग में स्थान पाएंगे। तीसरा इन्होंने कहा पर्सन या व्यक्ति। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी विभाग का गठन कुछ व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे कोई पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो वो विस्थापित लोगों के हितों में ध्यान में रखकर ही चलाया जाता है। जैसे ही उसका उद्देश्य पूरा होगा संगठन समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ संगठन लंबे समय तक काम करते हैं, जैसे कि महिला कल्याण विभाग है या कोई हॉस्पिटल खोला जा रहा है, तो ये संगठन लंबे समय तक, या कोई विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो इस तरह के संगठन काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं। अब बात करते हैं चौथे P की, प्लेस। तो ये किसी विशेष स्थान के लिए संगठनों का निर्माण किया जाता है। जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण है तो ये जयपुर के विकास के लिए ही इसका निर्माण किया गया है। इसको जयपुर से बाहर ये काम नहीं करता है, ये किसी विशेष स्थान पर ही कार्य करता है। तो इस तरह से आपने जाना कि गुलिक लूथर ने जो 4P बताए, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति तथा अतिरिक्त स्थान, इसके बारे में आपने जानकारी ली। अब बात करते हैं गुलिक द्वारा संगठन के तीसरे सिद्धांत की। इनको कहा गया इन्होंने कि सौद्देश्य समन्वय, किसी उद्देश्य के साथ समन्वय। तो इसमें इनका कहना था कि कोई भी संगठन एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। उस उद्देश्य को पाने के लिए उसके अलग अलग विभाग अपने अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये सभी संगठन के उद्देश्य तभी पा सकते हैं जब संगठन के सभी साधनों और कार्यों में उचित समन्वय हो। यह समन्वय जहां संगठन के विभागों के कार्यों में दोहराव और संघर्ष को समाप्त करता है, वहीं कर्मचारियों में सहयोग की भावना भी विकसित करता है। गुलिक समन्वय को बहुत ही आवश्यक मानते हैं। अगर हम समन्वय की बात करें और किसी विभाग में अगर 10 पेपर पढ़ाए जाने हैं और उसमें से 4 पेपर सभी शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं तो ये उचित नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रक्रिया के दौरान ये तय किया जाता है कि अलग अलग तरह के विद्वान आएँ जो कि सारे पेपर्स को पढ़ा सकें। एक मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। तो उसी तरह से आपस में समन्वय बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये
आप ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों के बीच में, अधिकारियों के बीच में अगर समन्वय होगा, तालमेल होगा, तो वो संगठन आगे बढ़ेगा। गुलिक का संगठन का चौथा सिद्धांत है पद सोपान में समन्वय। गुलिक किसी भी संगठन में अधिकारियों के पद सोपान व्यवस्था को जरूरी मानते हैं। उनके अनुसार इससे संगठन में आपसी तालमेल और कर्मचारियों के बीच समन्वय बैठाने में सुविधा होती है। गुलिक का पांचवा सिद्धांत था समितियों के अंतर्गत समन्वय। गुलिक ने कहा कि छोटे तथा बड़े संगठन सरल तथा जटिल स्थितियों, स्थिर तथा नए एवं परिवर्तनशील संगठनों के समन्वय पर भिन्न भिन्न रूप में बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि समन्वय कोई संयोग से विकसित चीज नहीं है, बल्कि इसे बुद्धिमत्तापूर्ण, प्रभावपूर्ण, निरंतर तथा संगठित प्रयासों द्वारा सफल किया जाना चाहिए। और गुलिक का सातवां सिद्धांत था विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। गुलिक किसी भी संगठन में विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। उनका मानना है कि किसी अधीनस्थ लोगों को अधिक शक्ति दी गई है तो वो अपने दायित्वों को शीघ्रता से पूरा कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास रहेंगी तो वो बहुत अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए, हर व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी का एहसास हो, जिससे कि काम बेहतर तरह से हो पाएगा। उनका सातवां सिद्धांत था आदेश की एकता। गुलिक का मानना था कि प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही बॉस होना चाहिए। ये बड़ा ही दिलचस्प है कि कोई भी कर्मचारी दो बॉस को खुश नहीं रख सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मानवों में आपस में ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, बहुत सारी अन्य भावनाएं होती हैं, तो दो बॉस को खुश रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक कर्मचारी को एक ही बॉस से आदेश लेना चाहिए। उन्होंने विशेष जोर देकर कहा कि इस सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। गुलिक का आठवां सिद्धांत था स्टाफ एवं लाइन। गुलिक किसी भी संगठन के लिए इन दोनों ही इकाइयों को जरूरी मानते थे। लाइन इकाई जहां शक्ति को प्रतिनिधित्व करती थी, वहीं स्टाफ इकाई का काम परामर्श देना एवं व्यवस्था करना होता था। अब बात करते हैं गुलिक के नवें सिद्धांत की, प्रत्यायोजन। इसका अर्थ ये होता है कि उच्च अधिकारी द्वारा अपने से निम्न अधिकारी को अपने अधिकार सौंपना। जैसा कि पहले भी हम सुन चुके हैं कि गुलिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे, इसलिए वे मानते थे कि कुछ अधिकार अधीनस्थ लोगों को सौंप देने चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी का भाव आता है। और 10वां है नियंत्रण का क्षेत्र। गुलिक के अनुसार किसी संगठन में प्रत्येक अधिकारी के अधीन 5 या 6 कर्मचारियों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि वह इतने से अधिक व्यक्तियों को सही तरीके से पर्यवेक्षण नहीं कर पाएगा। और अगर ये 5 या 6 कर्मचारी होंगे तो वह इन लोगों का अच्छे से पर्यवेक्षण कर सकता है और उन पर ध्यान दे सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रशासन के इन 10 सिद्धांतों में से गुलिक काम के विभाजन को विशेष जोर देते थे। उनका मानना था कि यह किसी भी संगठन का आधार है। वे तो यहाँ तक कहते थे कि सही मानों में काम का विभाजन ही संगठन का कार्य है। कार्य विभाजन और एकीकरण ही वे माध्यम हैं जिनसे मनुष्य जाति सभ्यता की प्रक्रिया में स्वयं को उत्पन्न करती है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें समन्वय किया जाना बहुत ज़रूरी है। वे कहते थे कि श्रम का विभाजन और समन्वय 2 ऐसे मूल तत्व हैं, मूल सिद्धांत हैं, जो किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज की क्लास थोड़ा सा तकनीकी थी और थोड़ा सा शायद कठिन भी हो, तो एक बार हम फिर से इस पर चर्चा कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं कि सबसे पहले तो बात आती है कि संगठन क्या होता है। तो संगठन आपने जाना कि भाई अगर समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है तो संगठन है। प्रबंधन की बात की जाए तो प्रबंधन वो होता है कि उस संगठन को किस तरह से सही ढंग से चलाया जा सके, उसे प्रबंधन कहते हैं, कि उसको कैसे चलेगा, किस तरह से चलेगा। इसके अलावा आपने इसमें कुछ संगठन की परिभाषाएं भी जानी कि भाई एक साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा संगठन का रूप है, जिसमें एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अब अगर बात करें संगठन के कार्यों की, तो वो भी आपने जाना कि
योजना बनाना, संगठन बनाना, कार्मिकों की व्यवस्था, निर्देश देना, समन्वय करना, रिपोर्ट देना और बजट बनाना। बजट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना बजट के आय व्यय के कोई भी संगठन चलाना मुश्किल है। इसके अलावा निर्देशन देना भी बहुत ज़रूरी है, समन्वय स्थापित करना। समन्वय को तो गुलिक ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। अगर समन्वय नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, संघर्ष होगा और ऐसी स्थिति में संगठन आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसके बाद हम लोगों ने आज जाना कि गुलिक ने जो इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर, इन्हीं चीज़ों के आधार पर अपने 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए। इन 10 सिद्धांतों में कार्य का विभाजन, विभागीय संगठनों के आधार जिसमें कि 4P है, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति तथा अतिरिक्त स्थान। और इन सब की हमने अच्छे से व्याख्या भी की कि भाई प्रक्रिया कैसे है, व्यक्ति क्या है, कोई भी समन्वय होगा तो सो उद्देश्य होगा। इसके अलावा पद सोपान में समन्वय के बारे में बात किया कि किसी भी संगठन में अधिकारियों के पद सोपान व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। इससे संगठन में आपसी तालमेल और कर्मचारियों के बीच समन्वय बिठाने में सुविधा होती है। इसके अलावा समितियों के अंतर्गत समन्वय पर भी बात की कि भाई किस तरह से इनके बीच में समन्वय बनाया जाए। विकेंद्रीकरण पर भी बात हुई। गुलिक ने इस सिद्धांत में कहा कि विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक है, जिसमें कि अधीनस्थ लोगों को भी शक्ति दी जाए, जिससे कि अपने दायित्वों को शीघ्रता से पूरा कर सकें। आदेश की एकता, या ये भी बड़ा दिलचस्प बात कही कि कोई भी व्यक्ति 2 बॉस को खुश नहीं कर सकता है। ये बहुत सही बात है कि आपस में मनुष्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या इत्यादि मानवीय भावनाएं स्थान रखती हैं, तो सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि एक कर्मचारी का एक ही बॉस हो, जिससे कि उसे किसी प्रकार का कोई दुविधा की स्थिति का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा स्टाफ एवं लाइन में गुलिक ने कहा कि किसी भी संगठन के लिए इन दोनों इकाइयों को ज़रूरी मानते हैं और दोनों को काम अलग अलग है और इन्हें अच्छे से करना चाहिए। प्रत्यायोजन भी इन्होंने बताया कि भाई किस तरह से उच्च अधिकारी को अपने निम्न अधिकारी को भी कुछ अधिकार सौंपना चाहिए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि गुलिक विकेंद्रीकरण को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते थे और ये मानते थे कि उच्च अधिकारी को अपने से छोटे कर्मचारियों को भी कुछ अधिकार सौंप देने चाहिए। और नियंत्रण का क्षेत्र अगर की बात करें, जो 10वां इनका था कि एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इनका कहना था कि 5 या 6 व्यक्ति से अधिक एक व्यक्ति के नीचे काम नहीं करने चाहिए। ये भी एक विकेंद्रीकरण से ही जुड़ा मैं मानता हूँ कि अगर अलग अलग 5-6 व्यक्तियों को एक बॉस बना देंगे और इस तरह से ऊपर तक चलेगा तो एक अच्छा काम होगा और जवाबदेही भी तय हो सकेगी। तो इस तरह से आज की क्लास में आपने काफ़ी संगठन के बारे में और इन चीज़ों के बारे में जाना। अगली क्लास में हम बात करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की, साथ में मीडिया प्रबंधन के ऊपर भी कुछ बात करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।